Biology is not a science for knowledge only, whether it is science to feel you and your surrounding. So move ahead to feel biology with me. Hello friends, I am your biology faculty, Abhinav Singh. Welcome to my channel Abhinav Singh Biology. In this channel, I make a lot of educative and informative videos, which are not only useful for your board examinations but are also helpful for many competitive medical based entrance examinations as JIPMER, AIIMS, NEET, etc. So keep watching my channel. Let's begin. हेलो स्टूडेंट्स, आपका इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग ह्यूमन न्यूट्रिशन के अंतर्गत ह्यूमन टूथ के बारे में डिटेल एनालिसिस करेंगे, डिटेल स्टडी करेंगे कि कैसे फिजिकल डाइजेशन में ह्यूमन टूथ का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप यहां पर यह जो इमेज देख रहे हैं, एक्चुअली दिस इज अ इमेज ऑफ द पार्ट्स ऑफ टूथ। सबसे पहले अगर हम ह्यूमन की बात कर लें तो सिंस ह्यूमन बीइंग्स आर बिलोंगिंग टू mammals, so that humans have thecodont, diphyodont and heterodont teeth. Already we know that these terms are very much important for the mammalia kingdom related animals. हम लोगों ने पिछले क्लास में, यानी जब हम लोगों ने डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म चैप्टर को जब डिस्कस करा था, वहां पर एनिमल किंगडम के अंतर्गत हम लोगों ने जब मैमेलिया क्लास को जब डिस्कस किया था तो वहां पर ये सारी बातें समझाई गई थी। फिर भी एक आउटलाइन मैं देना चाहूंगा यहां पर, ताकि एक कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी और फिर से आप उस चीज को रिकॉल कर सके, रिमाइंड कर सके। सबसे पहले जो टर्म है वो है हेटेरोडोंट। तो देखो, हेटेरोडोंट का मतलब है, हेटेरो मीन्स डिफरेंट, डोंट मीन्स टीथ। ठीक है, वी नो दैट वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ because we know that we have 4 different types of teeth: incisors, canines, premolars and molars we have, so that we all are having heterodont teeth. यानी बच्चों, क्योंकि हमारे पास 4 विभिन्न प्रकार के दांत उपलब्ध हैं और वो उन चारों का अलग अलग काम है, क्योंकि विभिन्न प्रकार के ये चारों प्रकार के जो दांत हमारे मुख में, मुख गुहा में या ओरल कैविटी, बक्कल कैविटी में उपस्थित हैं, जिनका हम अलग अलग तरीके से इस्तेमाल भी करते हैं, तो ये जो दांत है, ये जो टीथ है, डिफरेंट टाइप्स के होने की वजह से ही हेटेरोडोंट कहलाएंगे, हेटेरोडोंट। फिर नेक्स्ट टर्म है वो है थीकोडोंट। थीकोडोंट का मतलब क्या? देखो, डोंट मींस फिर से टीथ और थीको का मतलब होता है सॉकेट्स। We know that these teeth are actually attached inside our gums and jaws by the help of within these sockets. So, such type of teeth are called as thecodont. अब थीकोडोंट के बाद फिर नेक्स्ट टर्म की अगर हम बात कर ले, वो है डाइफायोडोंट। देखो, डाई मीन्स टू, फायो मीन्स फॉर्म्स। ठीक है, और डोंट मीन्स टीथ। इसका मतलब वी नो दैट वी हैव 2 सेट्स ऑफ टीथ फ्रॉम इन्फेंट टू द एडल्टहुड स्टेज। हम लोग जानते हैं कि हमारे ह्यूमन लाइफ में, ह्यूमन के लाइफ साइकिल में 2 बार टीथ का सेट आता है। सबसे पहले जो सेट आता है उसे मिल्क टीथ, टेम्पोररी टीथ या बेबी टीथ कहा जाता है, जो कि कुछ ही दिनों तक सरवाइव करता है। उसके बाद फिर से शेड होने के बाद फिर से दूसरा जो टीथ आता है उसे ही हम लोग परमानेंट टीथ कहते हैं। मिल्क टीथ की संख्या 20 होती है, जबकि परमानेंट टीथ की संख्या 32 होती है। तो इस तरह से 2 स्टेज में, हमारे लाइफ साइकिल में ही 2 स्टेज में 2 सेट में टीथ आए ना, बस इसे ही हम लोग डाइफायोडोंट कहते हैं। अब देखो, अगर हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात कर लें तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर एक्चुअली ऑफ वेरियस टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ द stages of
टीथ और सेट्स ऑफ द टीथ। देखो जनरली जनरली तीन तरह के लिविंग ऑर्गेनिजम्स बताए गए हैं। जनरली तीन तरह के एनिमल्स बताए गए हैं। किस आधार पर? तो ये जो टीथ हैं इनके सेट्स के आधार पर। सबसे पहला जो कैटेगरी है वो है मोनोफायोडोंट। मोनो का मतलब होता है सिंगल, यानी ऐसे एनिमल्स को हम मोनोफायोडोंट कहेंगे जिनमें एक ही बार टीथ आते हैं, फिर दोबारा हम लोग की तरह दोबारा से उसमें फिर टीथ नहीं आएंगे। ठीक है, यानी उनमें परमानेंट टीथ ही एक्चुअली होते हैं। ये कौन कौन से एनिमल्स हैं? जैसे एग्जांपल्स, जैसे ब्लू व्हेल की हम लोग बात कर लें, या प्रोटोथेरियंस की बात कर लें, जैसे एंट ईटर इंसेक्ट। ठीक है, तो वो सारे के सारे मोनोफायोडोंट एनिमल के एग्जांपल्स हैं। फिर मोनोफायोडोंट के बाद फिर होता है दूसरा कैटेगरी जिसे हम लोग बोलते हैं डाइफायोडोंट, जो भी हम लोगों ने पढ़ा। डाइफायोडोंट का मतलब है ऐसे एनिमल्स जिनमें टीथ उनके लाइफ साइकिल में दो स्टेज में आते हैं, दो सेट में आते हैं। पहला जो सेट होता है वो टेम्पररी टीथ आते हैं, फिर बाद में परमानेंट टीथ आ जाते हैं। इसके एग्जांपल्स ह्यूमन, एप, मंकीज। ठीक है, तो हम लोग डाइफायोडोंट एनिमल्स हैं, हमारे पास डाइफायोडोंट टीथ हैं। फिर अगर हम और तीसरे कैटेगरी की बात करें तो तीसरा कैटेगरी है पॉलीफायोडोंट। पॉलीफायोडोंट का मतलब है इनमें लाइफ के कई स्टेजेस में टीथ आते हैं। जैसे अगर हम बात करें ये कौन कौन से एनिमल्स हैं जो कि पॉलीफायोडोंट एनिमल्स के एग्जांपल्स हो सकते हैं, तो ये हैं फिश, एम्फीबियंस। ठीक है, फिश एंड एम्फीबियंस आर एग्जांपल्स ऑफ पॉलीफायोडोंट एनिमल्स। ठीक है, तो यहां पर एक हमने क्लासिफिकेशन पढ़ लिया एनिमल्स के कि टीथ के बेसिस पर, यानी टीथ के सेट्स के बेसिस पर, मोनोफायोडोंट, डाइफायोडोंट एंड पॉलीफायोडोंट। ठीक है, अब अगर हम इसी तरह से दूसरे क्लासिफिकेशन को समझेंगे, जैसे when we are talking about the performance and function of teeth, then animals are classified into various categories. As for example, some animals are acrodont. देखो कुछ एनिमल्स एक्रोडोंट होते हैं, कुछ एनिमल्स प्लूरोडोंट होते हैं और कुछ एनिमल्स थीकोडोंट होते हैं। यह जो क्लासिफिकेशन है इसमें एनिमल्स को तीन कैटेगरी में बांटा गया। कौन कौन से? तो पहला मैंने बोला, सबसे पहला जो कैटेगरी में बोल रहा हूं वो है एक्रोडोंट। एक्रोडोंट का मतलब है इनमें जो टीथ होते हैं, टीथ आर ओनली प्लेस्ड विद इन द बक्कल कैविटी। ये पूरे के पूरे बोन से अटैच्ड नहीं होते हैं, गम्स या फिर जॉज से पूरी तरीके से डीपली अटैच्ड नहीं होते हैं, बस प्लेस्ड होते हैं। जैसे फिश, एम्फीबियंस। फिश एंड एम्फीबियंस आर एक्रोडोंट एनिमल्स। फिर दूसरा कैटेगरी है जिसे हम कहते हैं यहां पर प्लूरोडोंट। प्लूरोडोंट, प्लूरोडोंट का मतलब है इनमें टीथ आर अटैच्ड विद इन द सॉकेट्स बट आर लूजली अटैच्ड। कंप्लीटली अटैच्ड नहीं होंगे, लूजली अटैच्ड होंगे। ठीक है, इसके अंतर्गत कौन कौन से एग्जांपल्स आ गए? इसके अंतर्गत रेप्टाइल्स एग्जांपल्स में आएंगे, लेकिन यहां एक्सेप्शन है, क्रोकोडाइल और एलिगेटर को हम छोड़ देंगे। बाकी जितने भी रेप्टाइल्स हैं वो सारे के सारे प्लूरोडोंट एनिमल्स हैं। ठीक है, उनमें टीथ प्लूरोडोंट टाइप का है। और प्लूरोडोंट का मतलब हम यहां पर समझ लिया हमने कि प्लूरोडोंट का मतलब हो गया ऐसा टीथ, यानी उनमें उनके जॉज जो होंगे, जबड़े जो होंगे, उनमें लूजली अटैच्ड टीथ अवेलेबल होंगे। ठीक है, अब हम थर्ड टाइप की बात कर ले, थर्ड कैटेगरी की बात कर लेते हैं। ठीक है, अब जब हम थर्ड कैटेगरी की बात कर रहे हैं तो थर्ड कैटेगरी को कहते हैं थीकोडोंट, जिसके बारे में कुछ देर पहले हम लोग चर्चा कर रहे थे ह्यूमन के बारे में जब। तो थीकोडोंट का मतलब फिर वही चीज है कि इनमें ये ऐसे एनिमल्स हैं जिनमें टीथ आर कंप्लीटली अटैच्ड इनसाइड द गम्स एंड
जॉज विद इन द सॉकेट्स। ठीक है, तो ये ऐसे एनिमल्स कहलाए थीकोडॉन्ट। उनके पास कैसा टीथ हुआ? थीकोडॉन्ट टीथ। जैसे एग्जांपल में एप है, हम लोग हो गए एप, ह्यूमंस, मंकीज, दीज आर एग्जांपल्स ऑफ थीकोडॉन्ट एनिमल्स। फिर इसी तरह से एक और क्लासिफिकेशन की जब हम लोग बात कर ले, एक और क्लासिफिकेशन का मतलब कि उनमें जो टीथ होंगे वो सिमिलर टाइप होंगे या डिफरेंट टाइप होंगे शेप के आधार पर। तो दे आर ऑफ टू टाइप्स, या तो वो होमोडॉन्ट होंगे नहीं तो हेट्रोडॉन्ट होंगे। और हेट्रोडॉन्ट जैसा कि हम लोग जाने, हम लोग के पास 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ अवेलेबल हैं, इसलिए वी ऑल आर हेट्रोडॉन्ट एनिमल्स। जबकि फिश एंड एम्फीबियन की बात करें तो फिश एंड एम्फीबियंस आर होमोडॉन्ट एनिमल्स, उनके पास टीथ होमोडॉन्ट टाइप के होंगे। ठीक है, तो यहां पर इस तरह से हमने यहां पर कुछ जान लिया है। अब इसके बाद हम थोड़ा ह्यूमन टूथ एनाटॉमी की बात करें, यानी अब हम असल में जानने की कोशिश करेंगे कि हाउ ह्यूमन टीथ हेल्प्स इन द फिजिकल डाइजेशन ऑफ फूड। क्योंकि हम लोग जो सेशन अभी ले रहे हैं, जो हम लोग सेशन अटेंड कर रहे हैं, जो चीज हम लोग जानने की कोशिश कर रहे हैं, वो बक्कल कैविटी, ओरल कैविटी, माउथ कैविटी के अंतर्गत का कॉन्सेप्ट है, जिसमें हम लोग ह्यूमन डाइजेशन को डिस्कस कर रहे हैं। तो चूंकि टीथ फिजिकल डाइजेशन में हेल्प करता है, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज फिजिकल डाइजेशन? फिजिकल डाइजेशन मीन्स द ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड इनटू इट्स सिंपलर फॉर्म बाय चेंजिंग इन द साइज ऑफ द फूड ओनली। यानी फूड का जो साइज है, फूड का जो शेप एंड साइज है, वो पहले जो लार्जर था, अब लार्जर वो फिर उसको क्रश करके, कट करके, बाइट करके, ग्राइंड करके, मैस्टिकेट करके उसको स्मॉलर साइज में कन्वर्ट किया जाएगा। एक्चुअली दिस इज नोन एज फिजिकल डाइजेशन। यही फिजिकल डाइजेशन है, और इसमें टंग के साथ टीथ का भी अहम योगदान होता है। क्योंकि इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ हम लोग टीथ के बारे में बात कर रहे हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग टंग के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो अब हम टीथ के डिफरेंट टाइप्स के बारे में चूंकि हम लोग बात करें, चूंकि हम सभी हेट्रोडॉन्ट एनिमल्स हैं, तो हम लोग डिफरेंट टाइप्स के बारे में बात कर लें। अब देखो, चूंकि हमारे पास ये जो आप इमेज देख रहे हो, दिस इज इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर टीथ प्रेजेंट इनसाइड आवर बक्कल कैविटी। ठीक है, ये चारों टीथ आपको नजर आ रहे हैं, चारों तरह के हमारे पास टीथ है। सबसे पहला जो आप जो टीथ आप यहां देख रहे हो, ये है इंसिजर। ठीक है, यानी इसमें से इंसिजर टीथ का शेप कैसा होता है? अक्सर में इंसिजर नाम क्यों पड़ा? क्योंकि इट appears as a सीजर, कैंची की तरह, इसलिए इसका नाम इंसिजर है। इंसिजर, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ इंसिजर? क्योंकि इसके पास सिंगल रूट होते हैं। ठीक है, इसका फंक्शन क्या है? इंसिजर जो टीथ होता है, इट हेल्प्स टू बाइट एंड कट द फूड पार्टिकल्स। जो फूड है उसको ये कट करेगा, बाइट करेगा ओनली। ठीक है, मोस्टली जो हर्बीवोर्स होते हैं उनमें ज्यादातर इंसिजर्स पाए जाते हैं। हम लोग चूंकि ओमनीवोर्स है, हम लोग के पास भी इंसिजर्स है। ठीक है, तो इस तरह से इंसिजर्स ज्यादातर मैक्सिमम नंबर्स में रैट और रैबिट में देखे गए हैं। अब यहां देखो, अगर हम इंसिजर का हमने जब फंक्शन समझ लिया, नेक्स्ट जो टीथ है उसे कहते हैं कैनाइन। कैनाइन टीथ आर मोस्टली अवेलेबल इन कार्निवोर्स एनिमल्स। देखो, जैसे इंसिजर को हम लोग कटिंग टीथ कहते हैं, वैसे ही कैनाइन को हम लोग टीयरिंग टीथ कहते हैं। अब टीयरिंग का मतलब होता है कि ये, चूंकि जो मांसाहारी जो भी जानवर होते हैं, या हम अपनी बात कर ले, जब ये मांस खाते हैं तो उस फ्लेश को रियर एंड टीयर करने का काम यही कैनाइन टीथ करता है। ठीक है, तो ये कैनाइन टीथ का फंक्शन हुआ। फिर उसके बाद तीसरा जो टीथ है, जिसका आप क्राउन एरिया यानी जिसके ऊपर का जो एरिया जो है, जो आप ब्रॉडर देख रहे हैं, इसे प्री मोलर टीथ कहा जाएगा। प्री मोलर इसलिए क्योंकि मोलर टीथ के जस्ट पहले पाया जाएगा। प्री का मतलब होता है बिफोर, मोलर टीथ के पहले पाया जाएगा, इसलिए इसका नाम पड़ा प्री मोलर। ठीक है, प्री मोलर एंड मोलर बोथ टीथ आर एक्चुअली ग्राइंडिंग टीथ। ये ग्राइंडिंग टीथ होते हैं। दोनों टीथ का एक ही काम है कि दोनों टीथ मिलकर असल में फूड को क्रश, क्रैक और ग्राइंड करने का काम करते हैं। तो इस तरीके से ये चारों तरह के टीथ मिलकर टोटली हमारे बक्कल कैविटी में फूड के फिजिकल डाइजेशन में योगदान दे रहे होते हैं। ठीक है, अब यहां पर हम टीथ के पार्ट्स को जरा देखें तो देखो, ये जो टीथ का सबसे ऊपरी जो हिस्सा है, इसे हम लोग क्राउन कहते हैं। इसके बीच का हिस्सा
इसे हम लोग नेक कहते हैं, और सबसे नीचे वाला जो हिस्सा है इसे हम लोग रूट कहते हैं। यह जो सबसे निचला हिस्सा है ये पूरे टीथ का 2/3 पार्ट होता है, और ये टोटली हमारे जॉज में इम्बेडेड होता है, कंप्लीटली धसा होता है अंदर की ओर। यानी जो विजिबल पार्ट है वो क्राउन वाला ही पार्ट है जो हम लोग देख पाते हैं, ठीक है। जबकि नेक पार्ट जो हम लोग टीथ का देख रहे हैं यहाँ, द नेक पार्ट ऑफ द टीथ इज एक्चुअली इम्बेडेड बीनीथ आवर गम्स। जो हमारे जबड़े होते, जो हमारे मसूरे होते हैं, उन मसूरों में वो छुपा होता है नेक पार्ट, ठीक है। और रूट पार्ट तो बिल्कुल नजर नहीं आएगा, तो नजर क्या आएगा? क्राउन पार्ट। और इस क्राउन का जो सबसे ऊपरी हिस्सा है जो कि हार्डेस्ट होता है, इसी पार्ट को हम लोग इनामेल कहते हैं। सो इनामेल इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस इनसाइड आवर बॉडी। हमारे बॉडी का सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस कौन है? यही इनामेल है। एक्चुअली इनामेल इज इक्टोडर्मल इन ओरिजिन। दिस इनामेल इज एक्चुअली कंपोज्ड ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल्स विच आर नोन एज एमिलोब्लास्ट सेल्स। अब ये एमिलोब्लास्ट सेल करते क्या है? तो एमिलोब्लास्ट सेल जो है ये असल में सीक्रेट करते, यही असल में सीक्रेट करते हैं इनामेल, यही फॉर्मेशन करते हैं इनामेल का। अब इनामेल के केमिकल कंपोजिशन की बात करें तो इनामेल इज एक्चुअली कंपोज्ड ऑफ सॉल्ट्स ऑफ कैल्शियम एंड फ्लोराइड्स। यही फ्लोराइड का अगर एक्सेसिव डिपोजिशन होना शुरू हो गया तो वो टीथ मॉर्टल हो जाएगा, वो टीथ की मृत्यु हो जाएगी। इसलिए फ्लोराइड का एक ऑप्टिमम लेवल ही बस जरूरी होता है। और कैल्शियम फॉस्फेट्स जैसे कैल्शियम सॉल्ट्स से बने होने की वजह से यह इनामेल पार्ट हमारे पूरे बॉडी का हार्डेस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट कहलाता है, ठीक है। अब इसके नीचे का जो हम पार्ट देख रहे हैं, इनामेल के नीचे का यहाँ पर जो पार्ट देख रहे हैं उसे हम लोग डेंटाइन बोलते हैं। डेंटाइन वाला जो हिस्सा है, यह डेंटाइन हमारे टीथ का लार्जेस्ट पार्ट होता है, सबसे बड़ा हिस्सा, क्योंकि ये क्राउन एरिया भी कवर करता है, ये नेक एरिया भी कवर करता है, और पल्प एरिया, यानी ये क्राउन एरिया भी कवर करता है, नेक एरिया भी कवर करता है, और रूट का एरिया भी कवर करता है। असल में कौन सा पार्ट? यही डेंटाइन पार्ट। डेंटाइन इज ऑल्सो हार्डर, ये भी हार्डर होते हैं। इसके जो डेंटाइन इज एक्चुअली मेजोडर्मल इन ओरिजिन। डेंटाइन मेजोडर्मल ओरिजिन का होता है एंड इट इज कंपोज्ड ऑफ ओडोंटोब्लास्ट सेल्स। इसमें जो सेल्स होते हैं उन्हें ओडोंटोब्लास्ट कहते हैं। देखो, डेंटाइल के नीचे का जो पार्ट है जिसे पल्प कैविटी या पल्प कहा जाता है, तो पल्प और डेंटाइन ये दोनों पार्ट के सेल्स असल में ओडोंटोब्लास्ट कहे जाते हैं, ठीक है। यह जो, अब हम डेंटाइन को पूरी तरह से फोकस करें तो डेंटाइन भी हार्डर होगा बट इज नॉट हार्डर एज इनामेल। इनामेल से थोड़ा कम हार्डर होगा डेंटाइन, ठीक है। डेंटाइन भी कैल्शियम के सॉल्ट से ही बना होगा, कैल्शियम फॉस्फेट से ही बना होता है एक्चुअली, इसलिए ये हार्डर होता है, ठीक है। अब देखो, अब उसके बाद फिर सबसे इनर मोस्ट पार्ट की अगर हम बात करें टीथ के, जिसे हम लोग पल्प या पल्प कैविटी कहते हैं। दिस पल्प और पल्प कैविटी इज फिल्ड विथ कनेक्टिव टिश्यूज लाइक नर्व्स एंड ब्लड सप्लाई। इसमें ब्लड पाया जाता है, नर्व्स पाए जाते हैं, यानी उनसे कनेक्टेड होता है, जिस वजह से ये लिविंग नेचर का होता है। यही ऐसा पार्ट है पूरे टीथ में, पल्प, जो कि लिविंग नेचर का होता है, लिविंग सेल से बना होता है, ठीक है। इसको लिविंग माना गया क्योंकि इसमें ब्लड सप्लाई है और नर्व सप्लाई है। जहां भी ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई होगा, पक्का वो लिविंग पार्ट ही होगा, ठीक है। तो ये जो पल्प पार्ट है यही मेन पार्ट है। जब भी किसी बहुत ज्यादा चॉकलेट खाने के बाद अगर किसी का दांत सड़ता है, इसका मतलब सबसे पहले उसका इनामेल का लॉस होता है, फिर डेंटाइन का लॉस होता है, और दांत अगर पूरी तरीके से डैमेज हो रहा है, इसका मतलब उसका पल्प कैविटी पार्ट भी पूरी तरीके से ध्वस्त हो रहा है। और इस सिचुएशन को डेंटल प्लेक कहा जाता है। डेंटल प्लेक का सिचुएशन इसलिए बनता है क्योंकि जब हम लोग बहुत ज्यादा चॉकलेट्स खाते हैं तो चॉकलेट्स में जो शुगर होता है और उसमें जो एसिड्स होते हैं, उसकी वजह से ये टीथ के इन पार्ट्स को डीमिनरलाइज्ड कर देता है, उनमें मिनरल्स का लॉस होने लगता है, इसलिए वो हार्डनेस छोड़कर हार्डनेस अपना खो देते हैं और सॉफ्टर हो जाते हैं, और धीरे धीरे वो डैमेज और सड़ने लगते हैं, ठीक है। तो उस स्थिति में हमें कुछ प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं और हमें सेंसोडाइन जैसे मेडिकेटेड टूथ पेस्ट का इस्तेमाल करना पड़ता है, या फिर
अदर फिर मेजर्स लेने पड़ते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से यहां पर हमने टीथ का एक जनरल जो स्ट्रक्चर हो सकता है वो कुछ समझ रहे हैं। अब इसमें जो रूट पार्ट है, देखो जो रूट पार्ट है जो कि अंदर की पूरी तरीके से सॉकेट्स में जॉज में धंसा होगा, जो कि विजिबल जरा भी नहीं होगा। इस रूट के पास एक नीचे में एक ओपनिंग होता है जिसे एपिकल फोरामेन कहा जाता है। ठीक है, यह जो पूरा का पूरा आप टीथ की जो संरचना अभी हम लोगों ने अभी पढ़ा देखा, इसमें सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट समझ लिया इनामेल, थोड़ा स्ट्रॉन्गर पार्ट डेंटाइन भी है। ठीक है, और लार्जेस्ट पार्ट भी डेंटाइन है, और पल्प जो रीजन है वो लिविंग पार्ट है क्योंकि उसमें ब्लड सप्लाई और नर्व सप्लाई एक्सटेंट अमाउंट में अवेलेबल है। अब हम लोग यहां पर कुछ और जान लें। देखो, अगर ह्यूमन बीइंग की बात करें तो ह्यूमन बीइंग में क्योंकि लाइफ के हमने कहा कि लाइफ साइकिल में 2 स्टेज में या 2 सेट्स में टीथ आते हैं, जिसमें पहला सेट जो होता है वो 3 साल की उम्र से ही 3 साल की उम्र तक आते आते मिल्क टीथ आ जाता है पूरी तरीके से, जिन मिल्क टीथ की संख्या 20 की होती है। अगर हम ह्यूमन बेबी की बात करें तो उसका डेंटल फॉर्मूला 2102/2102 होता है। ठीक है, डेंटल फॉर्मूला इज एक्चुअली रिप्रेजेंटिंग द टोटल नंबर ऑफ टीथ इनसाइड अ ह्यूमन माउथ कैविटी। ठीक है, डेंटल फॉर्मूला असल में ये टीथ के अरेंजमेंट को दर्शाता है। तो अगर हम इस अरेंजमेंट को समझने की कोशिश करें, यहां पर जो आप इमेज देख रहे हो, यहां पर बेबी के माउथ का इमेज देख रहे हो। ठीक है, जो एक बेबी है, जो एक शिशु होता है या फिर एक चाइल्ड है जो कि कम से कम 6 साल से कम उम्र का होगा। ठीक है, तो उसमें मिल्क टीथ देखा जाता है, और ये मिल्क टीथ या फिर बेबी टीथ भी कहते हैं, टेम्पोररी टीथ भी कहते हैं। तो इनका इरिप्शन का कब टाइम होगा, कब ये इरिप्ट होते हैं, कब ये इरप्ट होते हैं, कब ये शेड होते हैं। इरप्ट का मतलब हुआ कब ये आते हैं टीथ और कब फिर जाते हैं यानी झड़ते हैं, शेड होना उसे कहते हैं। तो इसका एक चार्ट यहाँ पर आप देख रहे हैं, तो इसे आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो और फिर अपना डिटेल स्टडी कर सकते हो, खुद भी एक बार ऑब्जर्व कर सकते हो। नॉलेज के लिए बहुत जरूरी है, ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इससे क्वेश्चन उतने नहीं पूछे जाते। सिंपल सा बस इतना समझो कि यहाँ पर आप देख रहे हो कि इस चार्ट में भी आप देख रहे हो कि सबसे पहले जो है सेंट्रल इंसिजर आता है लगभग 1 साल की उम्र में। ठीक है, जब वो बच्चा होता है। फिर उसके बाद लैटरल इंसिजर आता है। लैटरल इंसिजर जो है वो कब आता है, जब वो बच्चा 1 साल से थोड़ा ज्यादा बड़ा होता है। फिर उसके बाद कैनाइन टीथ कब आता है, तो कैनाइन टीथ जो है ये तब आएगा जब वो बच्चा लगभग 1.5 साल या उससे थोड़ा ज्यादा का हो चुका होगा। और 2 साल आते आते या 1.5 साल होते होते तक में ही मोलर टीथ भी आ जाता है। जो मिल्क टीथ सेट की अगर हम बात करें, अगर हम टेम्पोररी टीथ सेट की बात करें तो 6 साल से कम उम्र के बच्चों में प्री मोलर टीथ एब्सेंट होता है। ठीक है, देखो यहां पर अगर हम कंपेयर करें, यहां पर जो आप इमेज देख रहे हो यहां पर कंपेयर करके दिखाया जा रहा है कि एडल्ट ह्यूमन और जो बेबी ह्यूमन होते हैं उनमें टीथ के अरेंजमेंट किस हिसाब से होता है उसको यहां पर कंपेयर करके इस डायग्राम में, इस इमेज में दिखाया जा रहा है। तो आप देख सकते हो कि चूंकि एडल्ट में टोटल 32 टीथ होते हैं और एडल्ट ह्यूमन का डेंटल फॉर्मूला 2123/2123 होता है। ठीक है, जबकि अगर बेबी ह्यूमन की बात करें तो उसका डेंटल फॉर्मूला 2102/2102 होता है, जिससे यह तय होता है कि इंसीजर और कैनाइन टीथ दोनों में सिमिलर ही होते हैं, बेबी और एडल्ट में सिमिलर ही होते हैं। यानी इंसीजर भी 2 पेयर्स अपर जॉ में 2 पेयर्स लोअर जॉ में पाया जाता है। 2 पेयर अपर जॉ का मतलब 4 ऊपर और 4 नीचे, यानी टोटल 8 इंसीजर्स पाए जाते हैं ह्यूमन बीइंग में, चाहे वो बेबी स्टेज में हो या फिर एडल्ट स्टेज में हो। ठीक है, फिर उसी तरह से कैनाइन टीथ जो है वो भी, उसमें भी परिवर्तन नहीं आता है। यानी कैनाइन टीथ कितने पाए जाएंगे, तो 1 पेयर अपर जॉ में 1 पेयर लोअर जॉ में। 1 पेयर अपर जॉ में मतलब 2 ऊपर 2 नीचे, 2 2 4, यानी टोटल कैनाइन टीथ की भी संख्या कितनी हो गई एडल्ट और बेबी दोनों ह्यूमन बीइंग में 4। ठीक है, तो इंसीजर और कैनाइन टीथ
के अरेंजमेंट में कोई भी परिवर्तन नहीं आता है, चाहे मिल्क टीथ सेट की बात करें या फिर परमानेंट टीथ सेट की बात करें। तो परिवर्तन कहां आता है? तो परिवर्तन प्री मोलर और मोलर टीथ के अरेंजमेंट में आता है। देखो प्री मोलर जो होगा वो तो चूंकि बेबी में एब्सेंट होगा, वो तो पाया नहीं जाएगा, तो वहां पर एक परिवर्तन आया एडल्ट से कंपेयर करें तो। फिर कहां परिवर्तन आया? फिर एडल्ट ह्यूमन में 3 पेयर्स मोलर्स पाए जाते हैं अपर जॉ में, और फिर नीचे भी 3 पेयर मोलर्स पाए जाते हैं। तो 3 पेयर का मतलब 6 ऊपर 6 नीचे, टोटल 12, यानी टोटल 12 मोलर टीथ पाए जाते हैं एडल्ट में। जबकि अगर बेबी की बात करें तो 2 ही पेयर पाया जाएगा। 2 पेयर्स ऑफ मोलर टीथ आर प्रेजेंट इन एट अपर जॉ एंड एट लोअर जॉ कंटिन्यूअसली। इसका मतलब है 2 पेयर ऊपर में, इसका मतलब 4 मोलर टीथ ऊपर और 4 नीचे, इसका मतलब टोटल 8, 4 + 4 8, तो टोटल 8 ही मोलर टीथ पाए जाएंगे बेबी में, जबकि एडल्ट ह्यूमन में 6 + 6 यानी 12 मोलर टीथ पाए जाते हैं। तो यहां पर एक कंपैरिजन समझ में आया कि हाँ, प्री मोलर और मोलर की वजह से एक वेरिएशन देखा जाता है या चेंजिंग देखा जाता है, कंपैरिजन देखा जाता है बेबी ह्यूमन और एडल्ट ह्यूमन के टीथ अरेंजमेंट में या डेंटल फॉर्मूला में। ठीक है, देखो सबसे लास्ट में एंड में जो टीथ आता है उसे विजडम टीथ कहा जाता है। वो असल में एक मोलर टीथ होता है। ठीक है, क्योंकि आप जो बच्चे मान लो कि अगर 10th का बोर्ड्स दे रहे होंगे या फिर 12th का बोर्ड्स दे रहे होंगे, उनमें टीथ की संख्या अभी 32 नहीं हो पाई है। तो ये टीथ की संख्या 32 कब होगी? अभी आप लोगों में टीथ की संख्या बस 28 ही है, यानी आप में मोलर टीथ की कमी है अभी। ठीक है, एक पेयर ऊपर वाले जबड़े में और एक पेयर नीचे वाले जबड़े में अभी नहीं आ पाया है, जिसकी वजह से आप में टीथ की संख्या बस 28 ही है। ठीक है, जबकि जब आप एडल्ट स्टेज में आ जाएंगे, यानी 18 से 25 साल की अवस्था तक में जब आप आ जाएंगे, तब आप में विजडम टीथ भी आ जाएगा, मोलर टीथ जो एंड फाइनल टीथ है वो आ जाएगा, और तब आपके टीथ का जो पूरा सेट है, परमानेंट टीथ का जो पूरा सेट है, वो 32 कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर एक कंपैरिजन भी हमने यहाँ पर कर लिया है। अब यहाँ पर टीथ से रिलेटेड बहुत ही सिंपल सा फंडा है जो कि हमें याद रखना है कि टीथ में ये जो भी पार्ट्स हैं, ठीक है, ये सारे के सारे जो भी पार्ट्स हैं, क्राउन हो या नेक हो या रूट हो या फिर क्राउन का अपर पार्ट इनामेल हो या फिर नीचे का पार्ट डेंटाइन हो, डेंटाइन तो क्राउन रीजन में भी है, नेक रीजन में भी है और रूट रीजन में भी है, और सबसे अंदर का हिस्सा पल्प हो, ये सारे के सारे टीथ के जो पार्ट्स हैं, ये जब डैमेज हो जाते हैं, ये कब डैमेज हो जाएंगे? जब हम ओल्डर स्टेज में आएंगे। ओल्डर स्टेज में जब सेनेसेंस हम स्टेज में आते हैं, तो उस स्टेज में क्या होगा? परमानेंट टीथ का भी लॉस होना शुरू हो जाता है, तब हम आर्टिफिशियल टीथ का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से यहां पर इस वीडियो में हमने बक्कल कैविटी के अंतर्गत फिजिकल डाइजेशन करने वाले टीथ के स्ट्रक्चर को यहां पर पूरी डिटेल में समझ लिया है बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग टंग के बारे में समझेंगे, फिर बक्कल कैविटी का सेशन कंप्लीट करेंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो आप शेयर करें, लाइक कर दे तुरंत, और अपने फ्रेंड्स को आप जल्द से जल्द शेयर कर दें। अगर आपने यह चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इस तरह के काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव और एजुकेटिव कंटेंट्स से रिलेटेड बायोलॉजिकल वीडियोस आपको लगातार मिलते रहेंगे, नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।